Chapter 10 The Impact of Beliefs on Trading. यदि बाहरी एनवायरनमेंट खुद को इन्फिनिट तरीकों से एक्सप्रेस कर सकता है, तो हमारे एग्जिस्टेंस की नेचर के बारे में प्राप्त करने के लिए उपलब्ध विश्वासों की नंबर और टाइप्स की वास्तव में कोई सीमा नहीं है। यह कहने का एक डिटेल्ड तरीका है कि सीखने के लिए बहुत कुछ है। फिर भी ह्यूमैनिटी की नेचर के बारे में एक सामान्य ऑब्जर्वेशन करने के लिए मैं कहूँगा कि हम कुछ रूप से अपना जीवन उस तरीके से नहीं जीते हैं जो उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। अगर यह सच है कि लगभग किसी भी चीज पर विश्वास करना संभव है, तो हम हमेशा एक दूसरे से बहस और लड़ाई क्यों करते हैं? हम सभी के लिए अपने जीवन को इस तरह से एक्सप्रेस करना ठीक क्यों नहीं है, जो यह दर्शाता है कि हमने विश्वास करना सीखा है? दूसरों को अपनी बिलीफ्स की सच्चाई के बारे में समझाने और उनकी सच्चाई को नकारने के हमारे टायरलेस अटेम्प्ट के पीछे कुछ होना चाहिए। विचार करें कि ईच स्ट्रगल, सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक, सबसे छोटे से लेकर सबसे महत्वपूर्ण तक, चाहे वो पर्सन्स, कल्चर्स, समाजों या नेशंस के बीच हो, हमेशा आपस में विरोधी विश्वासों का आउटकम होता है। हमारे विश्वासों की कौन सी फीचर्स हमें डिफरेंट विश्वासों के प्रति इंटॉलरेंट बनाती हैं? कुछ मामलों में हम इतने इंटॉलरेंट होते हैं कि अपनी बात मनवाने के लिए एक दूसरे को जान से मारने को भी तैयार रहते हैं। मेरा निजी नियम यह है कि विश्वास न केवल स्ट्रक्चर्ड एनर्जी है, बल्कि एनर्जी भी है जो जागरूक प्रतीत होती है, कम से कम कुछ हद तक जागरूकता की सीमा तक। वरना हम बाहर से जो अंदर है उसे पहचानने की अपनी क्षमता का हिसाब कैसे लगा सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी उम्मीदें पूरी हो रही हैं? जब वे नहीं हैं तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सामना ऐसी जानकारी या परिस्थितियों से हो रहा है जो हमारे विश्वास के ऑपोजिट हैं? मेरे पास एकमात्र एक्सप्लेनेशन यह है कि हर एक निजी विश्वास में जागरूकता या आत्म जागरूकता का कुछ गुण होना चाहिए जो इसे कार्य करने का कारण बनता है। एनर्जी का विचार जिसमें कुछ हद तक जागरूकता है। आप में से कई लोगों के लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसे कई ऑब्जर्वेशन हैं जो हम अपने निजी और कलेक्टिव नेचर के बारे में कर सकते हैं जो मरने की प्रोबेबिलिटी का सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले, हर कोई विश्वास करना चाहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विश्वास क्या है, विश्वास किए जाने का अनुभव अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव इमोशंस यूनिवर्सल हैं, जिसका मीनिंग है कि ये सभी पर लागू होती हैं। इसके ऑपोजिट, कोई भी अनबिलीवर होना पसंद नहीं करता, ये अच्छा नहीं लगता। अगर मैंने कहा, मुझे आप पर विश्वास नहीं है, तो नेगेटिव भावना जो आपके पूरे शरीर और दिमाग में गूंजना है, वो भी यूनिवर्सल है। उसी तरह, हम में से कोई भी अपने विश्वासों को चुनौती देना पसंद नहीं करता है। चुनौती एक हमले की तरह महसूस होती है। हर कोई, विश्वास की परवाह किए बिना, एक ही तरह से रिस्पॉन्स करता है। स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, बहस करना, खुद का बचाव करना, हमारी मान्यताएं और स्थिति के आधार पर वापस हमला करना है। जब हम खुद को एक्सप्रेस करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमें सुना जा रहा है। अगर हमें लगता है कि हमारे दर्शक ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कैसा लगता है? अच्छा नहीं। फिर से, मुझे लगता है कि यह रिस्पॉन्स यूनिवर्सल है। इसके ऑपोजिट, एक अच्छा सुनने वाला बनना इतना कठिन क्यों है? क्योंकि एक अच्छा सुनने वाला होने के लिए, हमें वास्तव में सुनना होगा, बिना यह सोचे कि हम अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करने जा रहे हैं। जब हम बोलने वाले आदमी को या तो पोलाइटनेस से या रूडनेस से इंटरप्टेड कर सकते हैं। रुकावट की इंतजार किए बिना सुनने में हमारी इनकैपेसिटी के पीछे कौन सी सम्मोहक शक्ति है? क्या हम समान विश्वास वाले लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि यह सहज और सुरक्षित महसूस करता है? क्या हम डिफरेंट या आपस में विरोधी विश्वासों वाले लोगों से दूर नहीं रहते, क्योंकि यह अनकंफर्टेबल या यहाँ तक कि धमकी देने वाला भी लगता है? लबोलुआब यह है कि
जिस पल हम एक विश्वास प्राप्त करते हैं, ऐसा लगता है कि यह अपने खुद के जीवन पर ले जाता है, जिससे हम इसकी समानता को पहचानते हैं और अट्रैक्टेड होते हैं, और जो कुछ भी ऑपोजिट या विरोधाभासी है उससे पीछे हट जाते हैं। विशाल नंबर में डिफरेंट विश्वासों को ध्यान में रखते हुए, यदि आकर्षण या आराम और प्रतिकर्षित या धमकी की ये भावनाएं यूनिवर्सल हैं, तो हर एक विश्वास को किसी न किसी तरह अपने एग्जिस्टेंस के प्रति कॉन्शियस होना चाहिए, और इस कॉन्शियस स्ट्रक्चर्ड एनर्जी को स्पेसिफिक तरीकों से व्यवहार करना चाहिए जो सामान्य हैं हम सभी के लिए। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिलीफ। आपके मेंटल एनवायरनमेंट में फंक्शनल लेवल पर ट्रेडिंग के बारे में 5 फंडामेंटल ट्रूथ को प्रभावी ढंग से स्थापित करने के लिए आपको 3 बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की आवश्यकता है। 1. विश्वास अपने खुद के जीवन पर लगते हैं और इसलिए किसी भी बल का विरोध करते हैं जो अपने मौजूदा स्वरूप में परिवर्तन करें। 2. सभी एक्टिव विश्वास एक्सप्रेशन की मांग करते हैं। 3. विश्वास काम करते रहते हैं, भले ही हम अपने मेंटल एनवायरनमेंट में उनके एग्जिस्टेंस के बारे में कॉन्शियस रूप से जागरूक हों या नहीं। 1. विश्वास किसी भी ताकत का विरोध करते हैं जो उनके मौजूदा स्वरूप को बदल देगा। हम सहज चंचलता को नहीं समझ सकते हैं कि कैसे विश्वास उनकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को बनाए रखते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि वे ऐसा करते हैं, यहाँ तक अत्यधिक दबाव या बल के सामने भी। पूरे मानव इतिहास में ऐसे लोगों के कई एग्जाम्पल हैं जिनका किसी इश्यूज या कारण पर विश्वास इतना शक्तिशाली था कि उन्होंने अपनी बिलीफ्स का उल्लंघन करने वाले तरीके से खुद को एक्सप्रेस करने के बजाय आक्रोश, यातना और मृत्यु को सहना चुना। यह कुछ रूप से इस बात का प्रदर्शन है कि विश्वास कितने शक्तिशाली हो सकते हैं और किस हद तक वे किसी भी तरह से बदलने या उल्लंघन करने के किसी भी प्रयास का विरोध कर सकते हैं। विश्वास एक प्रकार की एनर्जी या बल से बना हुआ प्रतीत होता है जो स्वाभाविक रूप से किसी भी अन्य बल का विरोध करता है जो उन्हें उनके घोर रूप के अलावा किसी भी रूप में मौजूद होने का कारण बनता है। क्या इसका मतलब यह है कि टेव को बदला नहीं जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें यह समझना होगा कि उनके साथ कैसे काम करना है। विश्वासों को बदला जा सकता है, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा कि मेजॉरिटी लोग सोच सकते हैं। मेरा मानना कि एक बार विश्वास बन जाने के बाद उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम कर सकते हैं जिससे हमारी एक या अधिक बिलीफ्स का एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाए या लुप्त हो जाए जैसे कि वे कभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं थे। यह दावा फिजिक्स के एक बुनियादी कानून में स्थापित किया गया है। एल्बर्ट आइंस्टीन और साइंटिफिक कम्युनिटी के अन्य लोगों के अनुसार, एनर्जी को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। यदि विश्वास एनर्जी स्ट्रक्चर्ड, कॉन्शियस एनर्जी है जो अपने एग्जिस्टेंस के बारे में जागरूक है, तो भौतिकी के इसी नियम को विश्वासों पर लागू किया जा सकता है, जिसका मीनिंग है, अगर हम उन्हें मिटाने के लिए तैयार हैं, तो यह काम नहीं करेगा। यदि आप जानते हैं कि कोई आदमी आपको नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप कैसे रिस्पॉन्स देंगे? आप अपना बचाव करेंगे, वापस लड़ेंगे, और संभवतः इससे भी अधिक मजबूत होंगे कि आप खतरे के बारे में जाने से पहले थे। हर एक निजी विश्वास उस चीज का एक पुर्जा है जिसे हम अपनी पहचान मानते हैं। क्या यह अपेक्षा करना उचित नहीं है कि यदि धमकी दी जाती है, तो हर एक आदमी का विश्वास इस तरह से रिस्पॉन्स करेगा कि सभी भागों कलेक्टिव रूप से कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? यदि हम ऐसा कार्य करने का प्रयास करते हैं जैसे कि कोई विशेष रूप से परेशानी वाला विश्वास मौजूद नहीं है, तो वही नियम सही होता है। यदि आप एक सुबह उठे और आपके जानने वाले सभी लोगों ने आपकी उपेक्षा की और ऐसा व्यवहार किया जैसे कि आपका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो आप कैसे रिस्पॉन्स देंगे?
यह शायद बहुत पहले नहीं होगा जब आप किसी को पकड़ लेंगे और उनके चेहरे पर सही हो जाएंगे ताकि उन्हें आपको स्वीकार करने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया जा सके। फिर, यदि जानबूझकर इग्नोर की जाती है, तो हर एक आदमी का विश्वास उसी तरह कार्य करेगा। यह हमारी कॉन्शियस विचार प्रोसेस या व्यवहार में अपनी उपस्थिति को बाउंड करने का एक तरीका खोजेगा। हमारे विश्वासों के साथ काम करने का सबसे आसान और सबसे प्रभावी तरीका है कि उनमें से एनर्जी निकालकर उन्हें धीरे से इनएक्टिव या नॉन फंक्शनल बना दिया जाए। मैं इस प्रोसेस को इनएक्शन कहता हूँ। इनएक्टिव होने के बाद विश्वास की बेसिक स्ट्रक्चर बरकरार रहती है, इसलिए तकनीकी रूप से यह नहीं बदला है। अंतर यह है कि विश्वास में अब कोई एनर्जी नहीं है। एनर्जी के बिना यह हमारी जानकारी की धारणा या हमारे व्यवहार पर बल के रूप में कार्य करने की क्षमता नहीं रखता है। यहाँ एक निजी एग्जाम्पल दिया गया है। एक छोटे बच्चे के रूप में मुझे सांता क्लॉज और टूथ फेरी दोनों में विश्वास करना सिखाया गया था। मेरी मेंटल सिस्टम में ये दोनों अब इनएक्टिव, नॉन फंक्शनल विश्वासों के आइडियल एग्जाम्पल हैं। हालांकि भले ही वे इनएक्टिव हों, फिर भी वे मेरी मेंटल सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, केवल अब वे बिना एनर्जी के अवधारणाओं के रूप में मौजूद हैं। यदि आप पिछले चैप्टर से याद करते हैं, तो मैंने विश्वासों को सेंसरी एक्सपीरियंस और शब्दों के संयोजन के रूप में डिफाइन किया है जो एक एक्टिव अवधारणा बनाते हैं। एनर्जी को अवधारणा से बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन अवधारणा अपने मूल रूप में बरकरार रहती है, हालांकि एनर्जी के बिना। इसलिए, जैसा कि मैं यहाँ बैठा हूँ अपने कंप्यूटर में टाइप कर रहा हूँ, अगर कोई मेरे पास आया और कहा कि सांता क्लॉज दरवाजे पर था, तो आपको क्या लगता है कि मैं इस जानकारी को कैसे डिफाइंड और व्याख्या करूंगा? मैं इसे इर्रेलेवेंट या मजाक के रूप में मानूंगा, बिल्कुल। हालांकि अगर मैं 5 साल का था और मेरी माँ ने मुझे बताया कि सांता क्लॉज सामने के दरवाजे पर था, तो उसके शब्दों ने मुझे तुरंत पॉजिटिव रूप से चार्ज की गई एनर्जी के एक विशाल भंडार में डाल दिया, जो मुझे कूदने और सामने की ओर दौड़ने के लिए मजबूर करता। मैं जितनी जल्दी हो सके दरवाजा, मुझे कोई रोक नहीं पाता। मैं अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पार कर लेता। किसी समय मेरे माता पिता ने मुझे बताया कि सांता क्लॉज मौजूद नहीं था। बेशक, मेरी पहली रिस्पॉन्स अविश्वास थी। मैंने उन पर विश्वास नहीं किया, न ही मैं उन पर विश्वास करना चाहता था। आखिरकार, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया। हालांकि, मुझे समझाने की प्रोसेस ने सांता क्लॉज में मेरे विश्वास को नष्ट नहीं किया या इसे अब और एग्जिस्टेंस में नहीं रखा। इसने सिर्फ विश्वास से सारी एनर्जी निकाल ली। यह विश्वास एक नॉन फंक्शनल, इनएक्टिव अवधारणा में बदल गया था कि दुनिया कैसे काम करती है। मुझे यकीन नहीं है कि वो सारी एनर्जी कहाँ गई, लेकिन मुझे पता है कि इसमें से कुछ को इस विश्वास में मूव कर दिया गया था कि सांता क्लॉज मौजूद नहीं है। अब मेरी मेंटल सिस्टम में मौजूद दुनिया की नेचर के बारे में मेरे 2 विरोधाभासी भेद हैं। 1, सांता मौजूद है। 2, सांता मौजूद नहीं है। उनके बीच का अंतर उनमें सहज एनर्जी की मात्रा में है। पहले में इनफैक्ट कोई एनर्जी नहीं होती है, दूसरे में एनर्जी है। तो फंक्शनल अप्रोच से कोई विरोधाभास या संघर्ष नहीं है। मेरा प्रस्ताव है कि यदि एक विश्वास को इनएक्टिव करना संभव है, तो किसी भी विश्वास को इनएक्टिव करना संभव है। इस सच्चाई के बावजूद कि सभी विश्वास किसी भी बल का विरोध करते हैं जो उनके मौजूदा स्वरूप को बदल देगा। हमारे विश्वासों को प्रभावी ढंग से बदलने का रहस्य समझने में है और परिणामस्वरूप यह विश्वास करना कि हम वास्तव में अपने विश्वासों को नहीं बदल रहे हैं। हम केवल एनर्जी को एक अवधारणा से दूसरी अवधारणा में मूव कर रहे हैं, जिसे हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने या अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने में अधिक उपयोगी पाते हैं। 2, सभी एक्टिव विश्वास अभिव्यक्ति की मांग करते हैं।
विश्वास दो बुनियादी कैटेगरीज में आते हैं, एक्टिव और इनएक्टिव। दोनों के बीच अंतर सरल है। एक्टिव विश्वास एक्टिव हैं, सूचना की हमारी धारणा और हमारे व्यवहार पर बल के रूप में कार्य करने के लिए उनके पास सफिशिएंट एनर्जी है। एक इनएक्टिव विश्वास इसके ठीक ऑपोजिट है। यह एक धारणा है कि कई कारणों से अब एनर्जी नहीं है, या इतनी कम एनर्जी है कि यह अब एक बल के रूप में कार्य करने में सक्षम नहीं है कि हम जानकारी को कैसे समझते हैं या हम खुद को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। जब मैं कहता हूं कि सभी एक्टिव विश्वास एक्सप्रेशन की मांग करते हैं, तो मेरा मतलब यह नहीं है कि हमारे मेंटल एनवायरनमेंट में हर एक विश्वास खुद को एक साथ एक्सप्रेस करने की मांग कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं आपसे यह सोचने के लिए कहूं कि आज दुनिया में क्या गलत है, तो गलत शब्द आपके दिमाग में दुनिया की नेचर के बारे में ऐसे विचार लाएगा जो आपको परेशान या परेशान करने वाला मानते हैं। जब तक कुछ रूप से दुनिया की उस स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं है जो आपको परेशान करती है। मुद्दा यह है कि यदि ऐसा कुछ है जिसे आप गलत मानते हैं, तो मेरे प्रश्न पूछने से पहले आप उन विचारों के बारे में जरूरी नहीं सोच रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने किया, इन मुद्दों के बारे में आपका विश्वास तुरंत आपकी कॉन्शियस सोच प्रोसेस में सबसे आगे चला गया। असल में उन्होंने सुनवाई की मांग की। मैं कहता हूं कि विश्वास मांग को एक्सप्रेस किया जाना चाहिए, क्योंकि एक बार जब कोई चीज हमें अपने विश्वासों में टैप करने का कारण बनती है, तो ऐसा लगता है जैसे हम जारी होने वाली एनर्जी की बाढ़ को रोक नहीं सकते हैं। यह भावनात्मक रूप से सेंसिटिव मुद्दों या विश्वासों के बारे में विशेष रूप से सच है जिसके बारे में हम विशेष रूप से भावुक महसूस करते हैं। आप पूछ सकते हैं, मैं अपने विश्वासों को एक्सप्रेस करने से क्यों पीछे हटना चाहूंगा? कई कारण हो सकते हैं। एक ऐसे लैंडस्केप पर विचार करें जिसमें आप ये आदमी कुछ ऐसा कह रहे हैं जिससे आप पूरी तरह असहमत हैं, या यहाँ तक पूरी तरह से बेतुका भी पाते हैं। क्या आप अपना सच एक्सप्रेस करेंगे या पीछे हटेंगे? यह आपके विश्वासों पर निर्भर करेगा कि ऐसी स्थिति में क्या उचित है। यदि आपकी मान्यताएं कहती हैं कि बोलना इनअप्रोप्रिएट होगा, और उन विश्वासों की तुलना में अधिक एनर्जी है जिनका खंडन किया जा रहा है, तो आप शायद पीछे हटेंगे और खुले तौर पर बहस नहीं करेंगे। आप इस आदमी बॉस को देख रहे होंगे और अग्रीमेंट में सिर हिला रहे होंगे, लेकिन क्या आपका मन सहमत है? और बात की, क्या आपका मन खामोश है? बिल्कुल नहीं। प्रस्तुत किए जा रहे मुद्दों पर आपकी स्थिति बॉस द्वारा उठाए जा रहे हर एक बिंदु का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर रही है। दूसरे शब्दों में, आपके विश्वास अभी भी एक्सप्रेशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बाहरी रूप से एनवायरनमेंट में एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अन्य विश्वास एक बदला के रूप में कार्य कर रहे हैं। बल हालांकि वे जल्द ही बाहर निकलने का रास्ता खोज लेंगे, है ना? जैसे ही आप स्थिति से बाहर होते हैं, आप शायद अनलोड करने का एक तरीका खोज लेंगे या तर्क के अपने पक्ष को भी उगल देंगे। आप शायद यह वर्णन करेंगे कि आपको किसी के लिए क्या सहना पड़ा जो आपको लगता है कि सिंपैथेटिक कान उधार देगा। यह इस बात का एक एग्जाम्पल है कि जब हमारे विश्वास बाहरी एनवायरनमेंट के साथ संघर्ष में होते हैं तो उन्हें कैसे एक्सप्रेस करने की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या होता है जब हमारे एक या अधिक विश्वास हमारे इरादों, लक्ष्यों, सपनों, चाहतों या इच्छाओं के विरोध में होते हैं? इस तरह के संघर्ष के उलझाव हमारे ट्रेडिंग पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। जैसा कि हम पहले ही सीख चुके हैं, विश्वास इस बात में अंतर पैदा करते हैं कि बाहरी एनवायरनमेंट खुद को कैसे एक्सप्रेस कर सकता है। डेफिनेशन के अनुसार भेद सीमाएं हैं। दूसरी ओर, मानव चेतना उन सभी चीजों के योग से बड़ी प्रतीत होती है जिन पर हमने विश्वास करना सीखा है। मानव चेतना का यह बड़ा गुण हमें हमारे द्वारा चुनी गई किसी भी दिशा में सोचने की क्षमता देता है।
या तो हमारे विश्वासों द्वारा लगाए गए सीमाओं के अंदर या बाहर। हमारी बिलीव्स की सीमाओं के बाहर सोचने को आमतौर पर क्रिएटिव सोच के रूप में जाना जाता है। जब हम जानबूझकर किसी विश्वास पर सवाल उठाना चुनते हैं, क्वेश्चन जो हम जानते हैं, और ईमानदारी से एक आंसर की इच्छा रखते हैं, तो हम अपने दिमाग को एक शानदार विचार, प्रेरणा या समाधान प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराते हैं। क्रिएटिविटी बीवी डेफिनिशन कुछ सामने लाती है कि हम डेफिनिशन के अनुसार ऑटोमेटिक रूप से उन विचारों या विचारों को प्राप्त नहीं करेंगे जो हमारे रैशनल दिमाग में पहले से मौजूद विश्वास या स्मृति के रूप में मौजूद हैं। जहां तक पता है, कलाकारों, आविष्कारकों या धार्मिक या साइंटिफिक कम्युनिटीज के बीच इस बात पर कोई सहमति नहीं है कि क्रिएटिव रूप से तैयार की गई जानकारी कहां से आती है। हालांकि मुझे जो पता है वो यह है कि क्रिएटिविटी लिमिटलेस और सीमाओं के बिना लगती है। अगर हमारे सोचने के तरीकों की कोई सीमा है, तो हम कुछ रूप से उन्हें अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। गौर कीजिए कि पिछले 50 साल में जिस अमेजिंग गति से टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, मानवता के विकास में हर एक आविष्कार या विकास उन लोगों के दिमाग में पैदा हुआ था जो उन सीमाओं के बाहर सोचने को तैयार थे जो उन्होंने विश्वास करना सीखा था। यदि हम सभी में क्रिएटिव रूप से सोचने की सहज क्षमता है, और मुझे विश्वास है कि हम करते हैं, तो हमारे पास क्रिएटिव एक्सपीरियंस कहे जाने वाले का सामना करने की क्षमता भी है। मैं एक क्रिएटिव अनुभव को हमारे विश्वासों द्वारा लगाए गए सीमाओं के बाहर या कुछ भी नया अनुभव के रूप में डिफाइंड करता हूँ। यह एक नया नज़ारा हो सकता है, ऐसा कुछ जो हमने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन एनवायरनमेंट के नजरिए से हमेशा मौजूद था। या हम एक नई साउंड, गंध, स्वाद या टच का अनुभव कर सकते हैं। क्रिएटिव अनुभव, जैसे क्रिएटिव विचार, प्रेरणा, कुबड़ और शानदार विचार, आश्चर्य के रूप में हो सकते हैं या हमारी कॉन्शियस दिशा का आउटकम हो सकते हैं। किसी भी मामले में, जब हम उन्हें अनुभव करते हैं तो हम एक बड़ी साइकोलॉजिकल दुविधा का सामना कर सकते हैं। एक क्रिएटिव घटना, चाहे वो किसी विचार या अनुभव के रूप में हो, हमें किसी ऐसी चीज की ओर अट्रैक्टेड या चाहने का कारण बन सकती है जो हमारे एक या अधिक विश्वासों के साथ सीधे संघर्ष में है। बात को स्पष्ट करने के लिए, आइए हम लड़के और कुत्ते के एग्जाम्पल पर लौटते हैं। याद कीजिए कि लड़के को कुत्तों के साथ कई दर्दनाक अनुभव हुए हैं। एनवायरनमेंट के पहुंच से पहला अनुभव एक्चुअल था। अन्य, हालांकि उसके दिमाग ने जानकारी को कैसे प्रोसेस किया, एसोसिएशन और दर्द से बचाव नेटवर्क के ऑपरेशन के आधार पर का आउटकम था। अंतिम आउटकम यह होता है कि वो हर बार कुत्ते से मिलने पर डर का अनुभव करता है। आइए मान लें कि लड़का एक बच्चा था जब उसे अपना पहला नेगेटिव रूप से चार्ज किया गया अनुभव था। जैसे जैसे वो बड़ा होता है और अपनी यादों के साथ स्पेसिफिक शब्दों और कॉन्सेप्ट्स को जोड़ना शुरू करता है, वो कुत्तों की नेचर के बारे में एक विश्वास बनाएगा। यह मान लेना उचित होगा कि उन्होंने कुछ इस तरह का विश्वास अपनाया: सभी कुत्ते खतरनाक होते हैं। सब शब्द के प्रयोग से लड़के के विश्वास को इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है कि वो सभी कुत्तों से बचने का अश्योरेंस देता है। उसके पास इस विश्वास पर सवाल उठाने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हर अनुभव ने इसकी वैलिडिटी की कॉन्फर्मेशन और कॉन्फर्मेशन की है। हालांकि वो और प्लैनेट पर बाकी सभी एक क्रिएटिव अनुभव के लिए हाइपरसेंसिटिव है। सामान्य परिस्थितियों में लड़का यह अश्योर करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि उसे कुत्ते का सामना न करना पड़े। लेकिन क्या होगा अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है? मान लीजिए कि लड़का अपने माता पिता के साथ चल रहा है और परिणामस्वरूप सुरक्षित महसूस करता है। अब मान लीजिए कि वो और उसके माता पिता एक अंधे कोने में आ गए हैं और दूसरी तरफ क्या है यह नहीं देख सकते हैं।
उनका सामना एक ऐसे सीन से होता है जिसमें लड़के के समान उम्र के कई बच्चे कुछ कुत्तों के साथ खेल रहे होते हैं और इसके अलावा वे स्पष्ट रूप से बहुत मजा कर रहे होते हैं। यह एक क्रिएटिव अनुभव है। लड़के को इंडिस्प्यूटेबल जानकारी का सामना करना पड़ता है कि वो कुत्तों की नेचर के बारे में जो मानता है वो सच नहीं है। अब क्या हुआ? पहला अनुभव लड़के के होश में नहीं था। उसने स्वेच्छा से खुद को ऐसी जानकारी के लिए उजागर करने का निर्णय नहीं लिया जो उसके सच होने के ऑपोजिट थी। हम इसे एक अनजाने क्रिएटिव अनुभव कह सकते हैं, क्योंकि बाहरी एनवायरनमेंट ने उन्हें अन्य पॉसिबिलिटीज का सामना करने के लिए मजबूर किया, जिनके बारे में उन्हें विश्वास नहीं था कि वे मौजूद हैं। दूसरे बच्चों को कुत्तों के साथ खेलते हुए देखने और चोट न लगने का अनुभव उसके दिमाग को भ्रम की स्थिति में डाल देगा। भ्रम दूर होने के बाद, जिसका मीनिंग है कि वो इस प्रोबेबिलिटी को स्वीकार करना शुरू कर देता है कि सभी कुत्ते खतरनाक नहीं हैं। कई लैंडस्केप संभव हैं। अन्य बच्चों को अपनी उम्र, जिनके साथ वो जिद से पहचान सकता था, देखकर कुत्तों के साथ इतना अच्छा समय बिताने से लड़के को यह निर्णय लेना पड़ सकता है कि वो अन्य बच्चों की तरह बनना चाहता है और कुत्तों के साथ भी मस्ती करना चाहता है। यदि ऐसा है, तो इस अनजाने क्रिएटिव मुठभेड़ ने उसे खुद को इस तरह एक्सप्रेस करने के लिए अट्रैक्टेड किया है कि वो पहले विश्वास नहीं करता था। कुत्तों के साथ बातचीत। वास्तव में यह धारणा इतनी असंभव थी कि इस पर विचार करना उसके लिए भी संभव नहीं था। अब वो न केवल इस पर विचार करता है, वो इसे चाहता है। क्या वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग खुद को एक्सप्रेस करने में सक्षम होगा? इस प्रश्न का उत्तर एनर्जी डायनामिक्स का मामला है। लड़के के भीतर दो ताकतें हैं जो एक दूसरे के साथ सीधे संघर्ष में हैं, एक्सप्रेशन के लिए कंपटीशन कर रही हैं। उनका विश्वास है कि सभी कुत्ते खतरनाक हैं और उनकी मस्ती करने और अन्य बच्चों की तरह बनने की उनकी इच्छा। अगली बार जब उसका सामना किसी कुत्ते से होगा तो वो क्या करेगा? यह इस बात से डिटरमिन्ड होगा कि उसके पास अधिक एनर्जी है। उसका विश्वास या उसकी इच्छा। उनके विश्वास में एनर्जी की इंटेंसिटी को देखते हुए कि सभी कुत्ते खतरनाक हैं, हम उचित रूप से मान सकते हैं कि उनके विश्वास में उनकी इच्छा से कहीं अधिक एनर्जी होगी। अगर ऐसा है, तो वो एक कुत्ते के साथ अपनी अगली मुलाकात को बहुत निराशाजनक पाएगा। भले ही वो कुत्ते को छूना या पालतू बनाना चाहे, लेकिन वो पाएगा कि वो किसी भी तरह से उसके साथ बातचीत नहीं कर सकता है। उनके विश्वास में सब शब्द एक लकवा मारने वाली शक्ति के रूप में कार्य करेगा, जो उसे उसकी इच्छा को पूरा करने से रोकेगा। वो इस फैक्ट से अच्छी तरह वाकिफ हो सकता है कि जिस कुत्ते को वो पालतू बनाना चाहता है वो खतरनाक नहीं है और उसे चोट नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वो इसे तब तक पालतू नहीं बना पाएगा जब तक कि उसकी इच्छा के पक्ष में एनर्जी टिप्स का संतुलन न हो। अगर लड़का वास्तव में कुत्तों के साथ बातचीत करना चाहता है, तो उसे अपने डर पर काबू पाना होगा। इसका मतलब यह है कि उसे अपने विश्वास को इनएक्टिव करना होगा कि सभी कुत्ते खतरनाक हैं, ताकि वो कुत्तों के बारे में एक विश्वास को ठीक से स्थापित कर सके जो उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग हो। हम जानते हैं कि कुत्ते प्यार और कोमल से लेकर मतलबी और बुरा तक कई तरह से खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हालांकि परसेंट के आधार पर बहुत कम कुत्ते औसत और खराब कैटेगरी में आते हैं। लड़के के लिए गोद लेने के लिए एक अच्छा विश्वास कुछ ऐसा होगा। मेजॉरिटी कुत्ते फ्रेंडली होते हैं, लेकिन कुछ मतलबी और बुरे हो सकते हैं। यह विश्वास उसे उन कैरेक्टरिस्टिक्स और व्यवहार पैटर्न को पहचानना सीखने की अनुमति देगा जो उसे बताएंगे कि वो किन कुत्तों के साथ खेल सकता है और किन लोगों से बचना चाहिए। हालांकि बड़ा मुद्दा यह है कि लड़का सभी को इस विश्वास में कैसे इनएक्टिव कर सकता है कि सभी कुत्ते खतरनाक हैं, ताकि वो अपने डर को दूर कर सके। याद रखें कि सभी विश्वास स्वाभाविक रूप से किसी भी ताकत का विरोध करते हैं जो उनके मौजूदा स्वरूप को बदल देगा, लेकिन जैसा कि मैंने ऊपर बताया,
सूटेबल पहुंच विश्वास को बदलने की कोशिश नहीं करना है, बल्कि इससे एनर्जी को बाहर निकालना और उस एनर्जी को दूसरे विश्वास में चैनल करना है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए बेहतर अनुकूल है। अवधारणा को इनएक्टिव करने के लिए सब शब्द का रिप्रेजेंटेशन करता है। लड़के को कुत्ते के साथ पॉजिटिव रूप से चार्ज अनुभव बनाना होगा। किसी पॉइंट पर उसे अपने डर से बाहर निकलना होगा और एक को छूना होगा। ऐसा करने के लिए लड़के की ओर से काफी समय तक काफी प्रयास करने की आवश्यकता हो सकती है। प्रोसेस की शुरुआत में कुत्तों के बारे में उसकी नई समझ इतनी मजबूत हो सकती है कि वो उसे कुत्ते की उपस्थिति में कुछ दूरी पर रहने दे और भाग न जाए। हालांकि कुत्ते के साथ हर एक मुठभेड़, यहाँ तक दूरी पर भी, जिसके परिणामस्वरूप नेगेटिव आउटकम नहीं होता है, उसके विश्वास से अधिक नेगेटिव एनर्जी खींची जाएगी कि सभी कुत्ते खतरनाक हैं। आखिरकार हर एक नया पॉजिटिव अनुभव उसे अपने और कुत्ते के बीच की खाई को धीरे धीरे इस हद तक बंद करने की अनुमति देगा कि वो वास्तव में एक को छू सके। एनर्जी डायनामिक्स के पहुंच से वो एक कुत्ते को तब छू सकेगा जब उसकी ऐसा करने की इच्छा उसके विश्वास की तुलना में इंटेंसिटी में कम से कम 1 डिग्री अधिक हो कि सभी कुत्ते खतरनाक हैं। जिस पल वो वास्तव में एक कुत्ते को छूता है, उसका मेजॉरिटी बचा हुआ नेगेटिव एनर्जी को सभी अवधारणा से बाहर निकालने का प्रभाव होगा और इसे एक ऐसे विश्वास में मूव कर देगा जो उसके नए अनुभव को दर्शाता है। हालांकि यह शायद इतना आम नहीं है। ऐसे लोग हैं जो विभिन्न कारणों से ऊपर डिस्क्राइब प्रोसेस के माध्यम से जानबूझकर खुद को रखने के लिए पर्याप्त रूप से प्रेरित होते हैं। हालांकि वे कॉन्शियस रूप से शामिल डायनामिक्स से अवेयर नहीं हो सकते हैं। जो लोग इस वॉल्यूम के बचपन के डर के माध्यम से काम करते हैं, वे आमतौर पर साल की ड्यूरेशन में कुछ हद तक रैंडम ढंग से करते हैं, यह अश्योर्ड किए बिना कि उन्होंने यह कैसे किया, जब तक कि वे सक्षम पेशेवर मदद नहीं लेते और प्राप्त नहीं करते। बाद में अडल्ट्स के रूप में यदि उनसे पूछा जाता है या यदि उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जो उन्हें अपने अतीत की याद दिलाती है, एग्जाम्पल के लिए कुत्तों से डरने वाले बच्चे को देखकर, तो वे आमतौर पर उस प्रोसेस की स्पेशलिटी रखते हैं जिससे वे, मुझे याद है जब मैं कुत्तों से डरता था, लेकिन मैं इससे बड़ा हुआ। पहले लैंडस्केप का अंतिम आउटकम यह था कि लड़के ने कुत्तों की नेचर के बारे में अपने सीमित विश्वास को इनएक्टिव करके अपने डर के माध्यम से काम किया। इसने उन्हें खुद को इस तरह से एक्सप्रेस करने की अनुमति दी जो उन्हें प्लेजेंट लगे और वरना यह असंभव होता। दूसरा परिदृश्य जो कुत्ते के साथ बच्चे के अनजाने क्रिएटिव अनुभव का आउटकम हो सकता है, वो यह है कि वो कुत्ते के साथ खेलने की प्रोबेबिलिटी से अट्रैक्टेड नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, वो अन्य बच्चों की तरह होने या कुत्तों के साथ बातचीत करने की कम परवाह नहीं कर सकता था। इस मामले में उनका यह विश्वास कि सभी कुत्ते खतरनाक हैं और उनका नया एहसास कि सभी कुत्ते खतरनाक नहीं हैं, उनके मेंटल एनवायरनमेंट में विरोधाभासी कॉन्सेप्ट्स के रूप में मौजूद रहेंगे। यह एक एग्जाम्पल है जिसे मैं एक एक्टिव विरोधाभास कहता हूँ, जब दो एक्टिव विश्वास एक दूसरे के साथ सीधे संघर्ष में होते हैं। दोनों एक्सप्रेशन की मांग करते हैं। इस एग्जाम्पल में पहली धारणा लड़के के मेंटल एनवायरनमेंट में एक मुख्य स्तर पर मौजूद है, जिसमें बहुत अधिक नेगेटिव एनर्जी है। दूसरा विश्वास अधिक सतही स्तर पर है और इसमें बहुत कम पॉजिटिव चार्ज एनर्जी है। इस स्थिति की गतिशीलता दिलचस्प है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमने कहा है कि विश्वास सूचना की हमारी धारणा को नियंत्रित करते हैं। सामान्य परिस्थितियों में लड़के को कुत्तों के साथ बातचीत करने की प्रोबेबिलिटी के लिए अंधा कर दिया गया होगा, लेकिन अन्य बच्चों को उनके साथ खेलते हुए देखने के अनुभव ने उनके मेंटल एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिव रूप से चार्ज्ड अवधारणा पैदा की कि कुत्ते सभी खतरनाक नहीं हैं, कुछ फ्रेंडली हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने अपने विश्वास में
सभी को इनएक्टिव करने के लिए कुछ भी नहीं किया है कि सभी कुत्ते खतरनाक हैं, और जहां तक पता है विश्वासों में खुद को इनएक्टिव करने की कोई क्षमता नहीं है। परिणाम स्वरूप विश्वास हमारे मेंटल एनवायरनमेंट में जन्म से लेकर मृत्यु के पल तक मौजूद रहते हैं, जब तक कि हम कॉन्शियस रूप से उन्हें इनएक्टिव करने के लिए कदम नहीं उठाते। हालांकि इस परिदृश्य में लड़के की कोई इच्छा नहीं होती है और इसलिए उसके डर से निकलने की कोई प्रेरणा नहीं होती है। इसलिए लड़के को एक एक्टिव विरोधाभास के साथ छोड़ दिया जाता है जहां उसका मिनिमम एक्यूज्ड विश्वास है कि सभी कुत्ते खतरनाक नहीं हैं, उसे कुत्ते के साथ खेलने की प्रोबेबिलिटी को समझने की क्षमता देता है। लेकिन उसका शक्तिशाली रूप से एक्यूज्ड विश्वास है कि सभी कुत्ते खतरनाक हैं। फिर भी उसे अनुभव करने का कारण बनता है हर बार जब वो किसी कुत्ते से मिलता है तो कुछ स्तर का डर होता है। हो सकता है कि उसे आतंक में चलाने के लिए पर्याप्त डर न हो, क्योंकि उस डर में से कुछ को दूसरे विश्वास से ऑफसेट किया जाएगा। लेकिन कुछ रूप से बहुत अधिक असुविधा पैदा करने के लिए पर्याप्त डर होगा, देखने की क्षमता और परिणामस्वरूप यह जानना कि एक स्थिति खतरनाक नहीं है, लेकिन साथ ही खुद को डर से स्थिर पाते हैं। काफी चौंकाने वाली हो सकती है यदि हम यह नहीं समझते हैं कि हम क्रिएटिव रूप से सोचने या महसूस करने के आउटकम के रूप में क्या खोजते हैं। एक अनजाने क्रिएटिव अनुभव में हमारे मेंटल एनवायरनमेंट में एक प्रमुख शक्ति बनने के लिए आवश्यक रूप से पर्याप्त एनर्जी नहीं होती है। दूसरे शब्दों में, हमारी नई जागरूकता या खोज में सूचना की हमारी धारणा पर एक विश्वसनीय बल के रूप में कार्य करने के लिए पर्याप्त एनर्जी हो सकती है, जिससे हमें उन पॉसिबिलिटीज का अनुभव होता है जो वरना इनविजिबल होती। लेकिन हमारे व्यवहार पर एक रिलायबल बल के रूप में कार्य करने के लिए इसमें पर्याप्त एनर्जी नहीं हो सकती है। यह स्टेटमेंट करते समय मैं इस धारणा से काम कर रहा हूं कि किसी चीज को देखने के लिए जितनी एनर्जी लगती है, उससे अधिक एनर्जी कार्य करने या खुद को एक्सप्रेस करने में लगती है। दूसरी ओर, नई जागरूकता और खोजें तुरंत और सहजता से प्रमुख ताकत बन जाती हैं यदि हमारे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनके विरोध में हो। लेकिन अगर आपस में विरोधी मान्यताएं हैं और हम विरोधी फोर्सेस कुछ प्रयास खर्च को इनएक्टिव करने के लिए तैयार नहीं हैं, खासकर अगर उन पर नेगेटिव आरोप लगाया गया है, तो हमने जो खोजा है उस पर कार्य करना बहुत कम से कम संघर्ष होगा और शायद नीचे असंभव। मैंने अभी जो बयान किया है वो साइकोलॉजिकल दुविधा है जिसे लगभग हर ट्रेडर को हल करना होता है। मान लीजिए कि आपके पास पॉसिबिलिटीज की नेचर की स्ट्रॉन्ग समझ है और परिणामस्वरूप आप जानते हैं कि अगला ट्रेड ट्रेडों की एक चेन में एक और ट्रेड है जिसका प्रोबेबल आउटकम है। फिर भी आप पाते हैं कि आप अभी भी उस अगले ट्रेड को शुरू करने से डरते हैं, या आप अभी भी कई फियर बेस्ड ट्रेडिंग एरर्स के लिए हाइपरसेंसिटिव हैं जिनकी हमने पिछले चैप्टर्स में चर्चा की है। याद रखें कि डर का मूल कारण मार्केट की जानकारी को खतरनाक के रूप में डिफाइंड और व्याख्या करने की क्षमता है। मार्केट की जानकारी को खतरनाक के रूप में व्याख्या करने की हमारी क्षमता का सोर्स क्या है? हमारी उम्मीदें। जब मार्केट ऐसी जानकारी उत्पन्न करता है जो हमारी अपेक्षा के अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो ऊपर और नीचे के टिक्स एक खतरनाक क्वालिटी नेगेटिव रूप से चार्ज हो जाते हैं पर लगते हैं। एज अ रिजल्ट हम भय, तनाव और चिंता का अनुभव करते हैं। हमारी अपेक्षाओं का मूल सोर्स क्या है? हमारे विश्वासों की नेचर के बारे में अब आप जो समझते हैं उसके प्रकाश में, यदि आप अभी भी ट्रेडिंग करते समय मन की नेगेटिव स्टेजेस का अनुभव कर रहे हैं, तो आप मान सकते हैं कि पॉसिबल आउटकम्स के बारे में आप जो जानते हैं और आपके मेंटल रूप में किसी भी अन्य विश्वासों के बीच एक संघर्ष है। एनवायरनमेंट जो किसी और चीज के लिए बहस, एक्सप्रेशन की मांग कर रहे हैं। ध्यान रखें कि सभी एक्टिव विश्वास एक्सप्रेशन की मांग करते हैं, भले ही हम उन्हें न चाहें। पॉसिबिलिटीज में सोचने के लिए
आपको यह विश्वास करना होगा कि मार्केट में हर पल यूनिक है, या अधिक विशेष रूप से कि हर एज का एक यूनिक आउटकम होता है। जब आप एक फंक्शनल लेवल पर विश्वास करते हैं कि हर एक एज का एक यूनिक आउटकम होता है, जिसका मीनिंग है कि यह किसी अन्य विश्वास के बिना कुछ अलग करने के लिए बहस के बिना एक प्रमुख विश्वास है, तो आप मन की एक ऐसी स्थिति का अनुभव करेंगे जो डर, तनाव और चिंता से मुक्त हो। जब आप ट्रेडिंग, यह वास्तव में किसी अन्य तरीके से काम नहीं कर सकता। एक यूनिक आउटकम ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम पहले ही अनुभव कर चुके हैं, इसलिए यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम पहले ही जान सकें। यदि यह नोन होता तो इसे यूनिक के रूप में डिफाइंड नहीं किया जा सकता था। जब आप मानते हैं कि आप नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है, तो आप मार्केट से वास्तव में क्या उम्मीद कर रहे हैं? यदि आपने कहा मुझे नहीं पता, तो आप बिल्कुल सही हैं। यदि आप मानते हैं कि कुछ होगा और आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि पैसा बनाने के लिए क्या है, तो मार्केट की जानकारी को खतरनाक और दर्दनाक के रूप में डिफाइंड करने और व्याख्या करने की क्षमता कहाँ है? यदि आपने कहा कोई नहीं है, तो आप फिर से बिल्कुल सही हैं। यहाँ एक और एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे विश्वास एक्सप्रेशन की मांग करते हैं। आइए एक ऐसी स्थिति को देखें जहाँ कुत्ते के साथ बच्चे की पहली मुलाकात एक बहुत ही पॉजिटिव अनुभव था। एज अ रिजल्ट, उसे कुत्तों, उस मामले के लिए कोई भी कुत्ता के साथ बातचीत करने में बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उसने किसी ऐसे आदमी का सामना नहीं किया है जो अनफ्रेंडली है। इसलिए उसके पास कोई इरादा, एक एक्टिव विश्वास नहीं है कि कुत्ते के लिए कोई नुकसान पहुंचाना या उसे दर्द का अनुभव करना संभव है। जैसे ही वो शब्दों को अपनी यादों से जोड़ना सीखता है, वो शायद, सभी कुत्ते फ्रेंडली और मज़ेदार होते हैं कि लाइंस पर एक विश्वास हासिल करेंगे। इसलिए जब भी कोई कुत्ता जागरूकता के अपने इलाका में आता है, यह विश्वास एक्सप्रेशन की मांग करेगा। किसी के नजरिए से जो कुछ करता है, ऐसा लगेगा जैसे इस बच्चे में लापरवाह परित्याग का रवैया है। यदि आपने बच्चे को यह समझाने की कोशिश की कि यदि वो सावधानी नहीं बरतता है तो उसे किसी दिन काट लिया जाएगा, उसका विश्वास उसे या तो छूट देगा या आपकी सलाह को पूरी तरह से डिसरिगार्ड करेगा। उसकी रिस्पॉन्स कुछ इस तरह होगी, कोई रास्ता नहीं, या यह मेरे साथ नहीं हो सकता। मान लीजिए कि अपने जीवन के किसी पॉइंट पर वह एक अनफेमिलियर कुत्ते के पास जाता है जो अकेला रहना चाहता है। कुत्ता गुर्राता है, चेतावनी अनसुनी हो जाएगी और कुत्ता लड़के पर हमला कर देगा। लड़के की विश्वास सिस्टम के पहुंच से उसे अभी अभी एक क्रिएटिव अनुभव हुआ है। इस अनुभव का उसके इस विश्वास पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि सभी कुत्ते फ्रेंडली हैं? क्या वो अब सभी कुत्तों से डरेगा जैसा कि पहले एग्जाम्पल में बच्चा था? दुर्भाग्य से इन सवालों के जवाब कट और सूखे नहीं हैं, क्योंकि अन्य विश्वास भी हो सकते हैं, एक्सप्रेशन की मांग भी कर सकते हैं, जिसका विशेष रूप से कुत्तों से कोई लेना देना नहीं है जो इस तरह की स्थिति में खेल में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए, क्या होगा यदि इस बच्चे का विश्वासघात में एक्सेसिव डेवलप्ड विश्वास है? उनका मानना कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण परिस्थितियों में कुछ बहुत महत्वपूर्ण लोगों द्वारा उन्हें धोखा दिया गया है, जिसके कारण उन्हें इंटेंस भावनात्मक दर्द का अनुभव हुआ है। यदि वो इस एक कुत्ते के हमले को सामान्य रूप से कुत्तों द्वारा विश्वासघात के रूप में जोड़ता है, अब्रिविएशन में कुत्तों में उसके विश्वास का विश्वासघात, तो वो आसानी से सभी कुत्तों से खुद को डरता हुआ पा सकता है। उनके मूल विश्वास में सहज सभी पॉजिटिव एनर्जी तुरंत नेगेटिव रूप से चार्ज्ड एनर्जी में कन्वर्टेड हो सकती हैं। लड़का इस बदलाव को एक रैशनल तरीके से सही ठहरा सकता है, जैसे यदि एक कुत्ता मुझे धोखा दे सकता है तो कोई भी कुत्ता कर सकता है। हालांकि मुझे लगता है कि यह एक चरम और बहुत ही असंभव घटना है। अधिक प्रोबेबिलिटी यह है कि उनके मूल विश्वास में
सभी शब्द तुरंत इनएक्टिव हो जाएगा और वो एनर्जी एक नए विश्वास में मूव हो जाएगी जो कुत्तों की एक्चुअल नेचर को बेहतर ढंग से दर्शाती है। इस नए अनुभव ने एक एनर्जी बदलाव का कारण बना जिसने उन्हें कुत्तों की नेचर के बारे में कुछ सीखने के लिए मजबूर किया जिसे उन्होंने वरना संभव मानने से इनकार कर दिया। कुत्तों की फ्रेंडशिप में उनका विश्वास बरकरार है। वो अभी भी कुत्तों के साथ खेलेगा, लेकिन अब वो कॉन्शियस फ्रेंडशिप या फ्रेंडशिप के संकेतों की तलाश में कुछ विवेक का प्रयोग करेगा। मुझे लगता है कि हमारे एग्जिस्टेंस की नेचर के बारे में एक मौलिक सत्य मार्केट में हर पल है। साथ ही साथ एवरग्रीन जीवन में हम जो जानते हैं समानताएं के एलिमेंट हैं और ऐसे एलिमेंट हैं जिन्हें हम नहीं जानते या नहीं जान सकते क्योंकि हमारे पास है अभी तक इसका अनुभव नहीं किया। जब तक हम अपने दिमाग को एक यूनिक आउटकम की उम्मीद करने के लिए एक्टिव रूप से ट्रेंड नहीं करते, हम केवल वही अनुभव करते रहेंगे जो हम जानते हैं। बाकी सब कुछ अन्य जानकारी और संभावनाएं जो हम जानते हैं और उम्मीद के अकॉर्डिंग नहीं है, हमारे पास से गुजरेंगे। अनएक्सपेक्टेड, छूट, डिफॉर्म्ड, पूरी तरह से इनकार या हमला किया जाएगा। जब आप वास्तव में मानते हैं कि आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, तो आप पॉसिबिलिटीज मार्केट के पर्सपेक्टिव में सोच रहे होंगे और आपके पास किसी भी चीज को ब्लॉक करने, छूट देने, डिफॉर्म करने, अस्वीकार करने या उस पर हमला करने का कोई कारण नहीं होगा जो मार्केट अपनी क्षमता के बारे में पेश कर रहा है। किसी विशेष दिशा में, यदि आप उस स्टेटमेंट में सहज मेंटल फ्रीडम की क्वालिटी का अनुभव नहीं कर रहे हैं और ऐसा करने की आपकी इच्छा है, तो आपको हर एक पल की विशिष्टता में विश्वास करने के लिए अपने दिमाग को ट्रेंड करने में एक्टिव भूमिका निभानी होगी और आपको इनएक्टिव करना होगा कोई अन्य विश्वास जो कुछ अलग करने का तर्क देता है। यह प्रोसेस उस लड़के से अलग नहीं है जिससे पहले परिदृश्य में लड़का गुजरा था, और न ही यह अपने आप होने वाला है। वो बिना किसी डर के कुत्तों के साथ बातचीत करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे एक नया विश्वास पैदा करना पड़ा और आपस में विरोधी लोगों को इनएक्टिव करना पड़ा। एक ट्रेडर के रूप में कंसिस्टेंट सफलता प्राप्त करने का यही रहस्य है। 3. विश्वास इस बात की परवाह किए बिना काम करते रहते हैं कि हम अपने मेंटल एनवायरनमेंट में उनके एग्जिस्टेंस के बारे में कॉन्शियस रूप से जागरूक हैं या नहीं। दूसरे शब्दों में, सूचना की हमारी धारणा या हमारे व्यवहार पर एक बल के रूप में कार्य करने के लिए हमें किसी विशेष विश्वास के लिए एक्टिव रूप से याद रखने या जागरूक पहुंच की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि यह विश्वास करना कठिन है कि जो कुछ हम याद भी नहीं कर सकते, वो अभी भी हमारे जीवन पर प्रभाव डाल सकता है। लेकिन जब आप इसके बारे में सोचते हैं, तो हम जीवन भर जो कुछ सीखते हैं, वो अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस स्तर पर जमा हो जाता है। यदि मैं आपसे हर एक स्पेसिफिक कौशल को याद रखने के लिए कहूं जो आपको सीखना था ताकि आप आत्मविश्वास के साथ कार चला सकें, तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको सीखने की प्रोसेस में ध्यान केंद्रित करने और ध्यान केंद्रित करने के लिए आवश्यक सभी चीजें याद नहीं होंगी। पहली बार जब मुझे एक किशोर को गाड़ी चलाना सिखाने का अवसर मिला, तो मैं इस बात से बिल्कुल चकित था कि सीखने के लिए कितना कुछ था। मैंने कितनी प्रोसेस को हल्के में लिया और अब कॉन्शियस स्तर पर इसके बारे में नहीं सोचा। प्रोबेबली इस विशेषता को दर्शाने वाला सबसे अच्छा एग्जाम्पल वे लोग हैं जो शराब के नशे में गाड़ी चलाते हैं। किसी भी दिन या रात में शायद ऐसे हजारों लोग होते हैं जिनके पास पीने के लिए इतना कुछ होता है कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि वे पॉइंट A से पॉइंट B तक कैसे पहुंचे। यह कल्पना करना मुश्किल है कि यह कैसा है संभव है, जब तक आप यह नहीं मानते कि ड्राइविंग स्किल्स और ड्राइव करने की उसकी क्षमता में किसी का विश्वास जागृत चेतना की तुलना में बहुत गहरे स्तर पर ऑटोमेटिक रूप से चलाए हुआ होता है। कुछ रूप से नशे में धुत ड्राइवरों में से कुछ प्रतिशत दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं,
लेकिन जब आप दुर्घटना दर की तुलना शराब के प्रभाव में गाड़ी चलाने वाले लोगों की एस्टिमेटेड नंबर से करते हैं, तो यह नोटेबल है कि अधिक दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। वास्तव में एक नशे में धुत चालक के दुर्घटना का कारण बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है जब वो या तो सो जाता है या किसी चीज के लिए कॉन्शियस निर्णय और तेज रिस्पॉन्स की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, ड्राइविंग की स्थिति ऐसी है कि किसी के सबकॉन्शियस कौशल का ऑपरेशन करना पर्याप्त नहीं है। सेल्फ इवैल्यूएशन एंड ट्रेडिंग। यह विशेषता हमारे ट्रेडिंग पर कैसे लागू होती है यह भी काफी गहरा है। ट्रेड एनवायरनमेंट हमें धन एक्यूमुलेशन करने के अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज का एक जोन प्रदान करता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि पैसा उपलब्ध है और हम इसे प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी को समझ सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम व्यक्तियों के रूप में सेल्फ असेसमेंट की असीमित भावना रखते हैं। दूसरे शब्दों में, हम अपने लिए कितना पैसा चाहते हैं, हम कितना अनुभव करते हैं, और हम वास्तव में कितना मानते हैं कि हम लायक हैं या लायक हैं, के बीच एक बड़ा अंतर हो सकता है। हर एक आदमी में सेल्फ असेसमेंट की भावना होती है। इस मीनिंग का वर्णन करने का सबसे आसान तरीका हर एक एक्टिव विश्वास को लिस्टेड करना है, दोनों कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, जिसमें सफलता और सफलता के अधिक से अधिक स्तरों को जमा करने या प्राप्त करने के लिए या तो बहस करने की क्षमता है। फिर नेगेटिव चार्ज किए गए विश्वासों से एनर्जी के खिलाफ पॉजिटिव चार्ज किए गए विश्वासों से एनर्जी का मिलान करें। यदि आपके पास सफलता और सफलता के लिए बहस करने वाली नेगेटिव चार्ज एनर्जी की तुलना में अधिक पॉजिटिव चार्ज एनर्जी है, तो आपके पास सेल्फ असेसमेंट की पॉजिटिव भावना है, वरना आपके पास सेल्फ असेसमेंट की नेगेटिव भावना है। ये विश्वास कैसे एक दूसरे के साथ आपस में क्रिया करते हैं, इसकी गतिशीलता लगभग इतनी सरल नहीं है जितनी मैं इसे ध्वनि बना रहा हूँ। वास्तव में यह इतना जटिल हो सकता है कि इसे सिस्टमैटिक करने और सुझाने में साल के रिफाइंड मेंटल कार्य लग सकते हैं। आपको यह जानने की जरूरत है कि किसी भी सोशल एनवायरनमेंट में बड़ा होना लगभग असंभव है और कुछ नेगेटिव रूप से अक्यूज्ड विश्वासों को प्राप्त नहीं करना है जो सफलता के खिलाफ बहस करेंगे या बड़ी मात्रा में धन जमा करेंगे। इनमें से अधिकांश आत्म तोड़फोड़ करने वाले विश्वास लंबे समय से भुला दिए गए हैं और सबकॉन्शियस लेवल पर काम करते हैं, लेकिन यह तथ्य कि हम उन्हें भूल गए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे इनएक्टिव हो गए हैं। हम आत्म तोड़फोड़ करने वाले विश्वासों को कैसे प्राप्त करते हैं? दुर्भाग्य से यह बेहद आसान है। शायद सबसे आम तरीका यह है कि जब कोई बच्चा किसी ऐसी गतिविधि में शामिल होता है जो माता पिता या शिक्षक नहीं चाहते कि वह करे और बच्चा गलती से खुद को घायल कर ले। कई माता पिता बच्चे तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इस तरह की स्थिति का जवाब यह कहकर देंगे, यह जो भी दर्द आप अनुभव कर रहे हैं आपके साथ नहीं होता अगर आप इसके लायक नहीं होते, या आप मेरी डिसोबीडियंस की और देखो क्या हुआ, भगवान ने तुम्हें दंड दिया। इस तरह के बयान देने या सुनने में समस्या यह है कि बच्चे के लिए भविष्य की हर चोट को इन्हीं बयानों से जोड़ने की क्षमता है और बाद में यह विश्वास पैदा होता है कि वो एक अयोग्य आदमी होना चाहिए, सफलता, खुशी या प्यार के योग्य नहीं है। हम जिस किसी चीज के लिए दोषी महसूस करते हैं वो हमारे सेल्फ वर्थ की भावना पर एडवर्स प्रभाव डाल सकती है। आमतौर पर गिल्टी फीलिंग एक बुरे आदमी होने से जुड़ा होता है और ज्यादातर लोगों का मानना कि बुरे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए, कुछ रूप से रिवॉर्डेड नहीं किया जाना चाहिए। कुछ धर्म बच्चों को सिखाते हैं कि बहुत सारा पैसा होना दैव या स्पिरिचुअल नहीं है। कुछ लोगों का मानना कि कुछ खास तरीकों से पैसा कमाना गलत है, भले ही यह समाज के नजरिए से पूरी तरह से कानूनी और मॉरल हो। फिर हो सकता है कि आपके पास कुछ सीखने की कोई स्पेसिफिक याद न हो जो आपके द्वारा संभव के रूप में देखी गई सफलता के खिलाफ बहस करे।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपने जो सीखा है उसका अब कोई प्रभाव नहीं है। जिस तरह से ये सबकॉन्शियस आत्म तोड़फोड़ करने वाले विश्वास हमारे ट्रेडिंग में खुद को प्रकट करते हैं, वो आमतौर पर फोकस या एकाग्रता में चूक के रूप में होता है, जिसके परिणामस्वरूप किसी भी नंबर में ट्रेडिंग एरर्स होती हैं, जैसे बेचने के लिए खरीदारी करना या इसके ऑपोजिट, या खुद को देने की अनुमति देना ध्यान भंग करने वाले विचारों में जो आपको स्क्रीन छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि जब आप लौटते हैं तो आप दिन के बड़े ट्रेड से चूक जाते हैं। मैंने कई ट्रेडर के साथ काम किया है जिन्होंने लगातार सफलता के विभिन्न स्तरों को हासिल किया है, लेकिन पाया कि वे इक्विटी हासिल करने में कुछ सीमाओं को तोड़ नहीं पाए। उन्होंने लौकिक कांच की छत के समान एक छुपा लेकिन बहुत एक्चुअल अवरोध की खोज की, जिसका अनुभव कई महिला अधिकारी कॉर्पोरेट जगत में अनुभव करती हैं। हर बार जब ये ट्रेडर बाधा से टकराते हैं तो उन्हें मार्केट की स्थितियों की परवाह किए बिना एक महत्वपूर्ण गिरावट का अनुभव होता है। हालांकि जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि क्या हुआ, तो उन्होंने आमतौर पर अपनी बदकिस्मती के लिए बस उसी किस्मत या मार्केट की अनसर्टेनिटीज को जिम्मेदार ठहराया। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने आमतौर पर कई महीनों की अवधि में लगातार बढ़ती इक्विटी कर्व बनाया, और महत्वपूर्ण गिरावट हमेशा उनके इक्विटी कर्व में एक ही स्थान पर हुई। मैं इस साइकोलॉजिकल घटना को नेगेटिव जोन में होने के रूप में वर्णित करता हूँ। जब वो जोन में होता है तो जादुई रूप से पैसा एक ट्रेडर के खातों में फ्लो हो सकता है, यह आसानी से बाहर निकल सकता है। अगर वो एक नेगेटिव जोन में है जहां अनसुलझे आत्म मूल्यांकन के मुद्दे रहस्यमय तरीके से सूचना और व्यवहार की उसकी धारणा पर कार्य करते हैं, मैं यहाँ यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको हर उस विश्वास को इनएक्टिव करना होगा जो आपके आत्म मूल्यांकन की लगातार बढ़ती पॉजिटिव भावना के खिलाफ बहस करेगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन आपको इस तरह के विश्वासों की उपस्थिति के बारे में पता होना चाहिए, और जब वे खुद को एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं तो कॉम्पनसेशन करने के लिए अपने ट्रेडिंग व्यवस्था में स्पेसिफिक कदम उठाएं।